बिग लीक्स में आपका स्वागत है। अपनी जीपीयू प्रोग्रामिंग जर्नी में इस पॉइंट तक आप एक सिंगल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के माइक्रो आर्किटेक्चर को मास्टर कर रहे हैं। आपने थ्रेड ब्लॉक शेप्स को ट्यून किया है, शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट किया है, लोकल L1 या L2 कैशेज से बैंडविड्थ की एक एक बूंद निकाली है और अपने क्यूडा कर्नल्स को इंडिविजुअल असेंबली इंस्ट्रक्शंस तक प्रोफाइल किया है। वह हार्डवर्क जीपीयू कंप्यूटिंग का बेडरॉक है। लेकिन अगर आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी और मॉडर्न एआई के मॉडर्न लैंडस्केप को देखें, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, तो आप जल्दी ही एक समझौता न करने वाली फिजिकल दीवार से टकरा जाते हैं, जो कि सिंगल जीपीयू फिजिकल लिमिट है। चाहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक सिंगल जीपीयू पैकेज फंडामेंटली इन चीज़ों से लिमिट होता है। फिजिकल रेटिकल लिमिट्स, सिलिकॉन डाई साइज, फिजिकल फोटोलिथोग्राफी मास्क लिमिट्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो कि अप्रोक्सीमेटली 858 स्क्वायर मिलीमीटर है, बिना गंभीर यील्ड डिग्रेडेशन के। थर्मल और पावर एनवेलप्स, एक सिंगल एंटरप्राइज जीपीयू नोड पहले से ही 700 to 1000 वॉट्स TDP खींचता है। इससे आगे एक सिंगल चिप को कूल करना एक एक्सट्रीम थर्मल इंजीनियरिंग चैलेंज बन जाता है। मेमोरी फुटप्रिंट VRAM, यहाँ तक कि 80 GB या 192 GB हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM वाला एक टॉप टियर जीपीयू भी एक मैसिव मॉडल के स्टेट को होल्ड नहीं कर सकता। मान लीजिए एक 70 बिलियन पैरामीटर वाला LLM है। इसके वेट्स को 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट FP16 में रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मॉडल को मेमोरी में लोड करने के लिए ही 70 × 10⁻⁹ × 2 बाइट्स इक्वल टू 140 गीगाबाइट्स की जरूरत होती है। जब आप इसमें ऑप्टिमाइजर स्टेट्स जोड़ते हैं, जैसे कि एडम ऑप्टिमाइजर को FP32 ट्रेनिंग के दौरान 12 बाइट्स पर पैरामीटर की जरूरत होती है, ग्रेडियंट्स के लिए 2 बाइट्स पर पैरामीटर और KV कैशे ओवरहेड के साथ एक्टिवेशन मेमोरी, तो एक सिंगल ट्रेनिंग स्टेप के लिए 1.2 टेराबाइट्स से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मेमोरी की ज़रूरत होती है। आप सिंपली इस वर्कलोड को एक कार्ड पर फिट नहीं कर सकते। इन मैसिव कंप्यूट और मेमोरी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमें मल्टीपल जीपीयूज पर स्केल आउट करना ही होगा। हाउएवर 4, 8 या थाउजेंड्स ऑफ जीपीयू तक स्केल करने से प्राइमरी परफॉर्मेंस बॉटलनेक कंप्यूट शेड्यूलिंग से शिफ्ट होकर इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज और डेटा मूवमेंट आर्किटेक्चर पर आ जाता है। इस सेक्शन में हम एक एंटरप्राइज जीपीयू सिस्टम्स आर्किटेक्ट का रोल निभाएंगे, ताकि ये देख सकें कि मल्टी जीपीयू हार्डवेयर सिस्टम्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, क्यों स्टैंडर्ड होस्ट बसेस हैवी पैरेलल वर्कलोड्स के दौरान फेल हो जाती हैं, और कैसे एनवीडिया NVLink और NVSwitch जैसे कस्टम इंटरकनेक्ट्स मल्टी जीपीयू थ्रूपुट को रीडिफाइन करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द इंटरकनेक्ट बॉटलनेक PCI वर्सेस NVLink। जब आप एक सिंगल सर्वर चेसिस के अंदर मल्टीपल जीपीयू एक्सेलरेटर्स रखते हैं, तो उनके एक साथ काम करने की एबिलिटी पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि वे कितनी तेजी से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड या पैरेलल कैलकुलेशन में जीपीयू को अक्सर ग्रेडियंट्स को सिंक्रोनाइज करने, लेयर एक्टिवेशंस को पास करने या ऑल रिड्यूस और ऑल टू ऑल जैसे कलेक्टिव प्रिमिटिव्स को परफॉर्म करने की जरूरत होती है। हिस्टोरिकली जीपीयू स्टैंडर्ड सिस्टम एक्सपेंशन बस पर कम्युनिकेट करते थे, जिसे PCI एक्सप्रेस या PCI कहते हैं। द PCI बॉटलनेक, एक ट्रेडिशनल PCI बेस्ड सिस्टम में जीपीयू एक्सपेंशन कार्ड्स मदरबोर्ड पर स्टैंडर्ड PCI स्लॉट्स में प्लग होते हैं। GPU 0 और GPU 1 के बीच ट्रैवल करने वाले डेटा को PCI बस को पार करना होगा। एक होस्ट PCI रूट कॉम्प्लेक्स या एक एक्सटर्नल PCI स्विच के थ्रू रूट होना होगा। होस्ट CPU न्यूमा नोड से गुजरना होगा और होस्ट सिस्टम मेमोरी यानी DRAM से होकर बाउंस होना होगा। यह डायग्राम एक हार्डवेयर टोपोलॉजी को दिखाता है, जो एक होस्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सिस्टम मेमोरी के बीच के कनेक्शन को 4 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स से मैप करता है। कम्युनिकेशन फ्लो होस्ट से 2 रूट कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिट होता है, जिसमें से हर एक ग्राफिक्स कार्ड्स के एक पेयर तक डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस स्विच के थ्रू रूट होता है। चैप्टर 16 से याद करें कि हमने होस्ट टू डिवाइस ट्रांसफर पाइपलाइन को कैसे एनालाइज किया था। PCI पर डेटा मूव करने से होस्ट साइड सिंक्रोनाइजेशन लेटेंसीज, PCI पैकेट हेडर ओवरहेड्स और इंटरनल VRAM स्पीड की तुलना में गंभीर बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स आते हैं। चलिए अलग अलग हार्डवेयर जनरेशन्स में फिजिकल बस थ्रूपुट स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं। PCI Gen 4 4x16 लेंस लगभग 31.5 गीगाबाइट्स पर
सेकंड तक की यूनिडायरेक्शनल बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और लगभग 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड की बाईडायरेक्शनल पीक देता है। PCIe Gen 5x16 लेंस लगभग 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक की यूनिडायरेक्शनल बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और लगभग 126 गीगाबाइट्स पर सेकंड की बाईडायरेक्शनल पीक देता है। जबकि 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड सुनने में फास्ट लगता है। इसकी तुलना इंटरनल GPU मेमोरी बैंडविड्थ से करें तो एक NVIDIA H100 GPU अपनी लोकल HBM3 मेमोरी को 3000 गीगाबाइट्स पर सेकंड से भी ज़्यादा या 3 टेराबाइट्स पर सेकंड पर एक्सेस करता है। अगर 2 GPUs को एक PCIe Gen 5 बस पर इंटरमीडिएट टेंसर मैट्रिक्स कैलकुलेशंस शेयर करने की ज़रूरत है तो डेटा ट्रांसफ़र रेट लोकल मेमोरी रीड्स की तुलना में रफली 47 टाइम्स स्लो होता है। GPUs पर कंप्यूट इंजिन्स अपना ज़्यादातर टाइम खाली बैठकर PCI पैकेट्स के आने का वेट करने में करेंगे। ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट स्ट्रीम टाइमलाइन गैप्स क्रिएट करता है जो हमने चैप्टर 31.3 में इनसाइट सिस्टम्स प्रोफाइलिंग के दौरान आइडेंटिफाई किए थे। सेक्शन ब्रेक 1.2 द NVLink आर्किटेक्चर ब्रेकिंग द PCIe बैरियर। PCIe बॉटलनेक को खत्म करने के लिए NVIDIA ने NVLink इंट्रोड्यूस किया जो एक डायरेक्ट हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्ट प्रोटोकॉल है जिसे स्पेसिफिकली GPU टू GPU मेमोरी कम्युनिकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। PCIe के विपरीत जो एक जनरल पर्पस शेयर्ड होस्ट ट्री आर्किटेक्चर पर रिलाई करता है, NVLink डायरेक्ट सीरियल लिंक्स प्रोवाइड करता है जो CPU और होस्ट रूट कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। NVLink GPU के इंटरनल मेमोरी क्रॉसबार के साथ डायरेक्टली इंटरफेस करता है जिससे यह रिमोट GPU VRAM को एक यूनिफाइड डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी स्पेस की तरह ट्रीट करता है। यह डायग्राम एक हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट NVLink इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर को दिखाता है जो 3 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जिन्हें 0, 1 और 2 नंबर दिया गया है को कनेक्ट करता है ताकि प्रोसेसर्स के बीच डायरेक्ट और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन इनेबल हो सके। NVLink परफॉर्मेंस अलग अलग हार्डवेयर जनरेशंस के साथ ड्रामेटिकली बढ़ी है। यह टेबल इंटरकनेक्ट जनरेशंस के इवोल्यूशन को आउटलाइन करती है जिसमें अलग अलग मल्टी GPU इंटरकनेक्ट एराज के दौरान हर GPU के पीक बाई डायरेक्शनल बैंडविड्थ को कंपेयर किया गया है। यह PCIe जनरेशन 4/16 से शुरू होता है जो लेगेसी स्टैंडर्ड होस्ट बस एरा को रिप्रेजेंट करता है और यह 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड की पीक बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। PCIe जनरेशन 5/16 जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड होस्ट बस है इस रेट को डबल करके 126 गीगाबाइट्स पर सेकंड कर देता है। स्पेशलाइज्ड इंटरकनेक्ट्स की तरफ बढ़ें तो पास्कल P100 के लिए NVLink 1 जो अर्ली डायरेक्ट इंटरकनेक्ट एरा को रिप्रेजेंट करता है 160 गीगाबाइट्स पर सेकंड डिलीवर करता है। वोल्टा V100 के लिए NVLink 2 जिसे हाइब्रिड मेश नेटवर्क्स में यूज किया जाता है इसे बढ़ाकर 300 गीगाबाइट्स पर सेकंड कर देता है। एम्पियर A100 के लिए NVLink 3 जो NV स्विच मैट्रिक्स आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है इसे फिर से डबल करके 600 गीगाबाइट्स पर सेकंड कर देता है। हॉपर H100 के लिए NVLink 4 जिसे हाई स्पीड स्केलेबल फैब्रिक्स में यूटिलाइज किया जाता है 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड अचीव करता है। फाइनली ब्लैकवेल B200 के लिए NVLink 5 जो कि अल्ट्रा स्केल रैक स्केल फैब्रिक्स के लिए डिजाइन किया गया है 1800 गीगाबाइट्स पर सेकंड की पीक बैंडविड्थ तक पहुंचता है जो कि 1.8 टेराबाइट्स पर सेकंड के इक्विवेलेंट है। NVLink 4 के थ्रू कनेक्टेड एक H100 GPU 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड का बाय डायरेक्शनल थ्रूपुट अचीव करता है जो एक फुल PCIe Gen 5x16 स्लॉट की बैंडविड्थ से 7 टाइम्स से भी ज़्यादा है। ये मैसिव बैंडविड्थ लीप हमारे पैरेलल GPU सॉफ्टवेयर लिखने के तरीके को चेंज कर देता है। सेक्शन ब्रेक मल्टी GPU टोपोलॉजीज फ्रॉम डायरेक्ट मैशेस टू NV स्विच फैब्रिक्स। 2 GPUs को एक सिंगल NVLink केबल से कनेक्ट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन आप एक एंटरप्राइज नोड के अंदर 4 या 64 GPUs को कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि हर डिवाइस बिना किसी बॉटलनेक के एक दूसरे से बात कर सके। जैसे जैसे सिस्टम्स स्केल होते हैं हार्डवेयर डिजाइनर्स डिफरेंट फिजिकल लेआउट पैटर्न्स यानी टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। 2.1 द 4 GPU हाइब्रिड मेश डायरेक्ट NVLink लिंक्स। पहले के 4 GPU एंटरप्राइज सर्वर्स में जैसे कि स्टैंडर्ड PCIe सर्वर नोड्स जो NVLink ब्रिजेस से इक्विप्ड होते हैं GPUs डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ट्रेसेस का यूज करके एक मेश लेआउट में लिंक्ड होते हैं।
यह डायग्राम 4 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच एक हाई स्पीड इंटरकनेक्ट टोपोलॉजी को दिखाता है और यह दर्शाता है कि कैसे GPU 0, GPU 1, GPU 2 और GPU 3 फास्ट कास्ट कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग को इनेबल करने के लिए NVLink कनेक्शंस का यूज करके एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इस 4 GPU रिंग या मेश डिजाइन में GPU 0 के पास GPU 1 और GPU 2 के लिए डायरेक्ट NVLink कनेक्शंस होते हैं। अगर GPU 0 को GPU 3 को डेटा भेजना है तो इसके पास डायरेक्ट फिजिकल NVLink लेन नहीं होती है। GPU 0 से GPU 3 तक डेटा रूट करने के लिए ड्राइवर को या तो एक इंटरमीडिएट GPU हॉप के थ्रू पैकेट्स रूट करने होंगे, यानी GPU 0 से GPU 1 और फिर GPU 3 या फिर स्लोअर होस्ट PCI E बस पर वापस जाना होगा। ये मल्टी हॉप लेटेंसी एसिमेट्री इंट्रोड्यूस करता है। एडजेसेंट GPUs जैसे 0 और 1 के बीच डेटा ट्रांसफर हाई बैंडविड्थ और मिनिमल लेटेंसी के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि डायगोनल्स जैसे 0 और 3 के बीच ट्रांसफर में ज्यादा लेटेंसी लगती है और इंटरमीडिएट चिप्स पर थ्रूपुट कंज्यूम होता है। सेक्शन ब्रेक 2.2 द 8 GPU बोर्ड आर्किटेक्चर NV स्विच फैब्रिक की एंट्री। 8 GPU एंटरप्राइज नोड्स में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस और राउटिंग मल्टी हॉप पेनल्टीज को एलिमिनेट करने के लिए जैसे कि NVIDIA HGX A100 और HGX H100 प्लेटफॉर्म्स NVIDIA ने कस्टम क्रॉसबार राउटिंग चिप्स इंट्रोड्यूस किए, जिन्हें NV स्विचेस के नाम से जाना जाता है। GPU पेयर्स को स्टैटिक ट्रेसेस के साथ सीधे वायर करने के बजाय हर GPU अपने NVLink चैनल्स को सीधे HGX बेसबोर्ड चेसिस पर बने डेडिकेटेड NV स्विच चिप्स के एक एरे में कनेक्ट करता है। यह डायग्राम एक 8 GPU सिस्टम के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे इंडिविजुअल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बेसबोर्ड पर एक हाई स्पीड NV स्विच क्रॉसबार फैब्रिक के जरिए आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि सभी प्रोसेसर्स के बीच रैपिड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। एक NV स्विच को आप एक अल्ट्रा लो लेटेंसी हाई बैंडविड्थ राउटर की तरह समझ सकते हैं, जिसे खास तौर पर CUDA मेमोरी ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया है। एक HGX H100 चेसिस के अंदर मल्टीपल NV स्विच चिप्स मिलकर एक नॉन ब्लॉकिंग क्रॉसबार स्विच बनाते हैं। हर एक GPU साइमल्टेनियसली किसी भी दूसरे GPU को डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है, वो भी फुल 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड की NVLink स्पीड पर। इसमें कोई इंटरमीडिएट GPU हॉप्स नहीं होते, कोई राउटिंग पेनल्टीज नहीं होती और 0 CPU इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे GPU 0 GPU 1 से कम्युनिकेट करे या GPU 7 से लेटेंसी और बैंडविड्थ बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। इससे बोर्ड पर मौजूद सभी 8 डिवाइसेस में एक कंप्लीटली यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस टोपोलॉजी मिलती है। सेक्शन ब्रेक टोपोलॉजीज, न्यूमा डिस्टेंस और लेटेंसी हॉप्स। जब आप मल्टी GPU एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हों तो आप ये मानकर नहीं चल सकते कि होस्ट सर्वर में सभी GPU डिवाइसेस एक जैसी पोजीशन पर हैं। बिना फुल NV स्विच फैब्रिक्स वाले सिस्टम्स पर भी हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर लिखने के लिए अपने सर्वर की टोपोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। न्यूमा सॉकेट्स और PCIe रूट कॉम्प्लेक्सेस को समझना। मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस सर्वर्स मल्टी सॉकेट CPUs का यूज करते हैं, जैसे कि डुअल AMD EPYC या Intel Xeon प्रोसेसर्स। हर CPU सॉकेट अपने खुद के नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस न्यूमा नोड की तरह काम करता है, जो अपने खुद के लोकल मेमोरी चैनल्स और डेडिकेटेड PCI लेंस को मैनेज करता है। यह डायग्राम एक ड्यूल सॉकेट CPU आर्किटेक्चर को दिखाता है, जो नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस या न्यूमा के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। ये 2 CPU सॉकेट्स दिखाता है, जिनमें से एक अपने लोकल मेमोरी और PCI एक्सप्रेस रूट कॉम्प्लेक्स के साथ एक अलग न्यूमा नोड की तरह काम करता है। ये 2 सॉकेट्स एक इंटर सॉकेट कनेक्शन जैसे कि इंटेल अल्ट्रापाथ इंटरकनेक्ट या AMD इन्फिनिटी फैब्रिक के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा हर CPU सॉकेट डायरेक्टली टू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड है, जो एक टिपिकल मल्टी GPU सर्वर टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इस डायग्राम में फिजिकल स्ट्रक्चरल स्प्लिट पर ध्यान दें। GPU 0 और GPU 1 PCI रूट कॉम्प्लेक्स 0 से कनेक्टेड हैं, जो डायरेक्टली CPU सॉकेट 0 से एंकर हैं। GPU 2 और GPU 3 PCI रूट कॉम्प्लेक्स 1 से कनेक्टेड हैं, जो CPU सॉकेट 1 से एंकर हैं। अगर आपका C++ एप्लीकेशन न्यूमा नोड 0 CPU सॉकेट 0 से बाउंड CPU एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को होस्ट करता है, लेकिन सॉकेट 1 से एंकर GPU 2 को टारगेट करने वाले CUDA कर्नल लॉन्चेस और मेमोरी ट्रांसफर्स इशू करता है, तो हर API कॉल और होस्ट 2 डिवाइस मेमोरी कॉपी को इंटर सॉकेट CPU इंटरकनेक्ट से होकर गुजरना होगा।
जैसे कि इंटेल यूपीआई या एएमडी इन्फिनिटी फैब्रिक। इससे हैवी क्रॉस सॉकेट लेटेंसी पेनल्टीज आती हैं, पीक पीसीआई थ्रूपुट रिड्यूस होता है और सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। सेक्शन ब्रेक। रीडिंग एनवीडिया एसएमआई टोपो -m। आप किसी टारगेट मशीन की अंडरलाइंग हार्डवेयर टोपोलॉजी को कैसे इंस्पेक्ट करते हैं? कूडा एनवीडिया सिस्टम मैनेजमेंट इंटरफेस एनवीडिया एसएमआई के जरिए एक बिल्ट इन टर्मिनल डायग्नोस्टिक टूल प्रोवाइड करता है। एनवीडिया एसएमआई टोपो -m रन करने से एक टोपोलॉजी मैट्रिक्स आउटपुट मिलता है जो सभी इंस्टॉल्ड जीपीयू डिवाइसेस, नेटवर्क एडेप्टर्स और सीपीयू होस्ट सॉकेट्स के बीच के फिजिकल कनेक्शन पाथ्स को डिटेल में दिखाता है। यहाँ मिक्स्ड पीसीआई और एनवीलिंक रूट्स वाले एक 4 जीपीयू सिस्टम से मिला एक एग्जाम्पल मैट्रिक्स आउटपुट है। यह टेबल 4 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स वाले सिस्टम के लिए हार्डवेयर टोपोलॉजी और इंटरकनेक्ट मैट्रिक्स को डिस्प्ले करती है, जिसमें प्रोसेसर्स के हर पेयर के बीच के कनेक्शन टाइप्स के साथ साथ उनके असाइंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोर्स और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस नोड्स की डिटेल्स दी गई हैं। इस डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स को इंटरप्रेट करने के लिए उन लीजेंड कोड्स को पढ़ें जो इंटरकनेक्ट डिस्टेंसेस को डिस्क्राइब करते हैं। एक्स यानी सेल्फ डिवाइस लिंक, एनवी नंबर यानी ननी नंबर लिंक पाथ्स के जरिए एनवी लिंक से कनेक्टेड। उदाहरण के लिए NV2 का मतलब है 2 पैरेलल NV लिंक लेंस का यूज करके कनेक्टेड। फास्टेस्ट ट्रांसफर रेट, मिनिमल लेटेंसी, PIX यानी सेम होस्ट ब्रिज पाथ के अंदर एक सिंगल PCIe स्विच के जरिए कनेक्टेड। फास्ट PCIe ट्रांसफर पाथ, PXB यानी बिना होस्ट CPU रूट कॉम्प्लेक्स को डायरेक्टली पार किए मल्टीपल PCIe स्विचेस के जरिए कनेक्टेड। PHB यानी सेम CPU सॉकेट पर होस्ट PCIe ब्रिज या रूट कॉम्प्लेक्स के जरिए कनेक्टेड। नोड यानी एक होस्ट CPU सॉकेट बाउंड्री को पार करता है, जिसके लिए इंटर सॉकेट CPU बसेस को क्रॉस करना पड़ता है। SYS यानी अलग अलग न्यूमा नोड्स और होस्ट DRAM में सिस्टम होस्ट आर्किटेक्चर को पार करता है। स्लोएस्ट हाईएस्ट लेटेंसी पाथ। सैंपल आउटपुट को देखें तो GPU 0 और GPU 1 डायरेक्टली टू हाई स्पीड NV लिंक चैनल्स NV2 के जरिए लिंक्ड हैं और न्यूमा नोड 0 पर हैं। इन दोनों कार्ड्स के बीच ट्रांसफर पीक NV लिंक स्पीड्स पर ऑपरेट होंगे। GPU 0 और GPU 3 एक SYS लिंक शेयर करते हैं। उनके बीच किसी भी डेटा ट्रांसफर को PCI कंट्रोलर्स को क्रॉस करना होगा, CPU होस्ट सॉकेट्स को पार करना होगा और मेन सिस्टम DRAM के जरिए रूट होना होगा। अगर आपने GPU 0 और GPU 3 के बीच हाई सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट वाला एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल पैरेलल वर्कलोड लॉन्च किया, तो GPU 0 को GPU 1 के साथ पेयर करने की तुलना में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्टॉल हो जाएगी। सेक्शन ब्रेक। स्केलिंग एफिशिएंसी पर इंटरकनेक्ट टोपोलॉजीज का मैथमेटिकल इम्पैक्ट। यह समझने के लिए कि एंटरप्राइज टोपोलॉजीज GPU सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के लिए क्यों मायने रखती हैं, आइए मल्टी GPU पैरेलल कम्युनिकेशन के मैथमेटिकल रनटाइम कॉस्ट को एनालाइज करें। n GPU के बीच एक ऑल रिड्यूस ऑपरेशन पर विचार करें, जहां हर GPU के पास m बाइट साइज का एक टेंसर एरे होता है, जैसे कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन पासेस के दौरान कंप्यूट किए गए ग्रेडियंट वेक्टर्स। एक रिंग बेस्ड ऑल रिड्यूस एल्गोरिदम का यूज करके पर GPU इंटरकनेक्ट पर ट्रांसमिट होने वाले डेटा का टोटल वॉल्यूम इस तरह डिफाइन किया जाता है। डेटा ट्रांसमिटेड पर GPU इक्वल टू 2 टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस n-1 डिवाइडेड बाय n क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स m। n इक्वल टू 8 GPU वाले सिस्टम के लिए n-1 ओवर n इक्वल टू 7 ओवर 8 इक्वल टू 0.875। बस में पर GPU मूव किया गया टोटल डेटा 1.75 टाइम्स m है। मान लीजिए हम एक मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जहां ग्रेडियंट स्टेट वेक्टर m4 गीगाबाइट्स के बराबर है। एक सिंगल सिंक्रोनाइजेशन फेज के दौरान पर GPU ट्रांसमिट होने वाला टोटल डेटा 1.75 टाइम्स 4 गीगाबाइट्स इक्वल टू 7 गीगाबाइट्स है। चलिए अलग अलग इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजीज के बीच इस सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड ट्रांसफर टाइम को कंप्यूट करते हैं। सिनेरियो ए स्टैंडर्ड PCIe Gen 4x16 बस अप्रोक्सीमेटली 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड यूनिडायरेक्शनल। ट्रांसफर टाइम इक्वल टू 7 गीगाबाइट्स डिवाइडेड बाय 31.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली 0.222 सेकंड्स ओपन पेरेंथेसिस 222 मिलीसेकंड्स क्लोज पेरेंथेसिस। डीप लर्निंग पाइपलाइंस में सिर्फ PCIe पर ग्रेडियंट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए पर इटरेशन स्टेप 222 मिलीसेकंड्स स्पेंड करना कैटास्ट्रोफिक है। कंप्यूट इंजिन्स बैकअप प्रोपेगेशन को मिलीसेकंड्स में खत्म कर लेते हैं, जिसका मतलब है कि GPU अपने टोटल वॉल क्लॉक टाइम का 80% से ज़्यादा हिस्सा इंटरकनेक्ट ट्रांसफर्स पर ब्लॉक्ड रहकर पूरी तरह से आइडल बिताते हैं। सिनेरियो भी NVLink 4 के साथ
NV switch fabric approximately 450 gigabytes per second unidirectional. Transfer time equal to 7 gigabytes divided by 450 gigabytes per second approximately 0.0155 seconds open parenthesis 15.5 milliseconds close parenthesis. PCIe Gen 4 से NVLink 4 NV switch fabric पर अपग्रेड करने से कम्युनिकेशन टाइम 222 मिलीसेकंड से घटकर केवल 15.5 मिलीसेकंड्स रह जाता है, जो कि रॉ डेटा एक्सचेंज में 14.3 टाइम्स का स्पीड अप है। ट्रांसफर ओवरहेड में यह ड्रास्टिक रिडक्शन ही मल्टी जीपीयू सिस्टम्स को नियर लीनियर पैरेलल स्केलिंग एफिशिएंसीज अचीव करने में मदद करता है। सेक्शन ब्रेक 5 हार्डवेयर टोपोलॉजीज को पैरेलल एग्जीक्यूशन पैराडाइम्स से कनेक्ट करना। हार्डवेयर टोपोलॉजीज को समझना यह तय करता है कि आप मॉडल्स और डेटासेट्स को मल्टीपल जीपीयू पर कैसे स्प्लिट करते हैं। हाई परफॉर्मेंस मल्टी जीपीयू कंप्यूटिंग में 3 प्राइमरी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पैराडाइम्स होते हैं। यह डायग्राम मल्टीपल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर मॉडल्स रन करने के 3 मेन पैराडाइम्स को आउटलाइन करता है। डेटा पैरेललिज्म मॉडल को प्रोसेसर्स के अक्रॉस डुप्लीकेट करता है और डेटा बैच को स्प्लिट करता है, जिसके लिए मॉडरेट कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। पाइपलाइन पैरेललिज्म मॉडल लेयर्स को प्रोसेसर्स के अक्रॉस सीक्वेंशियली स्प्लिट करता है, जिसके लिए लो कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। टेंसर पैरेललिज्म इंडिविजुअल मैट्रिक्स लेयर्स को प्रोसेसर्स के अक्रॉस स्लाइस करता है, जिसके लिए हाई स्पीड और इंटेंसिव कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। डेटा पैरेललिज्म डीपी पूरा मॉडल हर जीपीयू कार्ड पर डुप्लीकेट किया जाता है। ग्लोबल डेटासेट बैच को मिनी बैचेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें जीपीयू पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास के बाद जीपीयू सभी डिवाइसेस पर ग्रेडियंट्स का एवरेज निकालने के लिए एक ऑल रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इंटरकनेक्ट रिक्वायरमेंट मॉडरेट से हाई बैंडविड्थ है। यह माइल्ड लेटेंसी को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि कम्युनिकेशन बैकवर्ड प्रोपेगेशन के एंड में पर स्टेप केवल एक बार होता है। पाइपलाइन पैरेललिज्म पीपी एक लार्ज मॉडल को जीपीयूज की एक चेन में लेयर्स के हिसाब से सीक्वेंस में स्प्लिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेयर्स 1 to 10 GPU 0 पर लेयर्स 11 to 20 GPU U1 पर। इंटरकनेक्ट रिक्वायरमेंट है लो टू मॉडरेट बैंडविड्थ। जीपीयूज सिर्फ चेन में अगली लेयर को एक्टिवेशन टेंसर्स पास करते हैं। यह स्टैंडर्ड PCIe लिंक्स या नेटवर्क सॉकेट्स पर भी इफेक्टिवली रन कर सकता है। टेंसर पैरेललिज्म टीपी एक सिंगल लेयर के अंदर इंडिविजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस जैसे कि अटेंशन प्रोजेक्शन मैट्रिसेस या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ब्लॉक्स को मल्टीपल जीपीयूज में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली स्प्लिट किया जाता है। इंटरकनेक्ट रिक्वायरमेंट है एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ और मिनिमल लेटेंसी। क्योंकि एक सिंगल फॉरवर्ड पास लेयर के एग्जीक्यूशन के दौरान हर एक ट्रांसफार्मर ब्लॉक को मल्टीपल ऑल रिड्यूस या ऑल गैदर सिंक्स की जरूरत होती है। टेंसर पैरेललिज्म के लिए डायरेक्ट एनवी लिंक या एनवी स्विच कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। स्लो PCIe बसेस पर टेंसर पैरेललिज्म रन करने से कैटास्ट्रोफिक एग्जीक्यूशन स्टॉल्स हो सकते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइनर के रूप में आप अपने सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन पैटर्न्स को फिजिकल सिस्टम लेआउट के साथ अलाइन करते हैं। टाइट और फ्रीक्वेंट सिंक्रोनाइजेशन लूप से कि टेंसर पैरेललिज्म को फास्ट एनवी लिंक या एनवी स्विच डोमेन्स के अंदर ही रखें, जबकि कोर्स और इनफ्रीक्वेंट अपडेट्स जैसे कि पाइपलाइन पैरेललिज्म को PCIe या नेटवर्क बाउंड्रीज के पार रूट करें। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चरल इंस्पेक्शन वर्कफ्लो। चलिए इन हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल C++ डायग्नोस्टिक पैटर्न के साथ जोड़ते हैं। जब आपका C+ एग्जीक्यूटेबल एक मल्टी GPU होस्ट पर लॉन्च होता है, तो इसे कंप्यूट टास्क असाइन करने से पहले डिवाइस कैपेबिलिटीज पीयर कनेक्टिविटी मैट्रिक्स सपोर्ट्स और टोपोलॉजी लेआउट्स को डायनेमिकली आइडेंटिफाई करने के लिए CUDA रनटाइम API को क्वेरी करना चाहिए। यहाँ एक मॉडर्न C++ प्रोग्राम पैटर्न दिया गया है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे CUDA रनटाइम का यूज करके प्रोग्रामेटिकली मल्टी GPU डिवाइस कैपेबिलिटीज को क्वेरी किया जाए और डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रांजिट लिंक्स को वेरीफाई किया जाए। यह CUDA C++ प्रोग्राम एक मल्टी GPU सिस्टम की टोपोलॉजी को इंस्पेक्ट करता है। यह सबसे पहले अवेलेबल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को काउंट करता है, और अगर कम से कम 2 यूनिट्स हैं तो हर डिवाइस का नाम, कंप्यूट कैपेबिलिटी और टोटल मेमोरी को रिट्रीव और प्रिंट करता है। फाइनली यह एक मैट्रिक्स को क्वेरी और डिस्प्ले करता है जो दिखाता है कि क्या हर एक GPU के पेयर के बीच पीयर टू पीयर मेमोरी एक्सेस सपोर्टेड है। प्रोग्राम वॉकथ्रू CUDA गेट डिवाइस काउंट और डिवाइस काउंट ड्राइवर को क्वेरी करते हैं,
ताकि कूडा रन टाइम कॉन्टेक्स्ट में एक्सपोर्ट सभी फिजिकल जीपीयू का पता लगाया जा सके। कूडा गेट डिवाइस प्रॉपर्टीज और प्रॉप आई हर कार्ड के लिए स्ट्रक्चरल मेटाडेटा रिट्रीव करता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल वी रैम फुटप्रिंट कंप्यूट आर्किटेक्चर जनरेशन। कूडा डिवाइस कैन एक्सेस पीयर और कैन एक्सेस पीयर आई जे कूडा ड्राइवर को क्वेरी करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या जीपीयू आई सीधे हार्डवेयर बस के जरिए जीपीयूजे के वी रैम पर हार्डवेयर लेवल मेमोरी रीड्स और राइट्स परफॉर्म कर सकता है, चाहे डायरेक्ट पीसीआई ईपी2पी के जरिए या एनवी लिंक के जरिए। अगर यह कॉल 1 यानी यस रिटर्न करता है तो फिजिकल हार्डवेयर इंटरकनेक्ट डिवाइसेस के बीच डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। सेक्शन समरी। इस सेक्शन में हमने एक सिंगल जीपीयू कार्ड की बाउंड्रीज के पार जाकर अपने आर्किटेक्चरल व्यू को एक्सपेंड किया है और एंटरप्राइज मल्टी जीपीयू नोड्स को पावर देने वाले हार्डवेयर सिस्टम्स को इवेलुएट किया है। फिजिकल स्केलिंग लिमिट्स। सिंगल जीपीयू कार्ड्स फंडामेंटल पावर थर्मल सिलिकॉन डाई साइज और वी रैम कैपेसिटी वॉल्स को हिट करते हैं, जिससे मल्टी जीपीयू स्केल आउट सिस्टम्स में मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। पीसीआई बॉटलनेक। स्टैंडर्ड पीसीआई बसेस जो लगभग 31.5 से 63 गीगाबाइट्स पर सेकंड होती हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट स्टेप्स के दौरान मल्टी गीगाबाइट टेंसर एरेज को सिंक्रोनाइज करते समय गंभीर कम्युनिकेशन बॉटलनेक्स पैदा करती हैं। एनवी लिंक इंटरकनेक्ट्स। एनवीडिया एनवी लिंक हाई बैंडविड्थ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स प्रोवाइड करता है जो हॉपर में 900 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक और ब्लैकवेल में 1.8 टेराबाइट्स पर सेकंड तक होते हैं, जिससे होस्ट सीपीयू रूट कॉम्प्लेक्स बॉटलनेक्स खत्म हो जाते हैं। एनवी स्विच फैब्रिक टोपोलॉजीज। एनवी स्विच बेसबोर्ड्स नॉन ब्लॉकिंग क्रॉसबार नेटवर्क्स बनाते हैं, जिससे एट जीपीयू एचजीएक्स सर्वर बोर्ड्स पर पूरी तरह से यूनिफॉर्म लो लेटेंसी ऑल टू ऑल जीपीयू कम्युनिकेशंस पॉसिबल हो पाते हैं। सिस्टम टोपोलॉजी इंस्पेक्शन। एनवीडिया एसएमआई टोपो माइनस एम जैसे हार्डवेयर टूल्स और कूडा डिवाइस कैन एक्सेस पीयर जैसे कूडा एपीआई हमें सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिस्टम एनयूएम ए सॉकेट्स पीसीआई ई स्विचेस और डायरेक्ट एनवी लिंक पाथ्स को मैप करने में मदद करते हैं। अब जब हम मल्टी जीपीयू एनवायरनमेंट्स को कनेक्ट करने वाली हार्डवेयर टोपोलॉजीज को समझ गए हैं, तो हम एक्चुअली सीपीयू को इन्वॉल्व किए बिना C++ में इन हाई स्पीड लिंक्स के थ्रू डायरेक्टली डेटा कैसे पास करते हैं। पेज 32.2 पीयर टू पीयर P2P GPU एक्सेस इनेबलिंग डायरेक्ट हाई स्पीड ट्रांसफर ओवर एनवी लिंक पर, जहां हम पीयर मैपिंग इनेबल करने, शेयर डिवाइस पॉइंटर्स एलोकेट करने और डायरेक्ट GPU टू GPU मेमोरी ट्रांसफर्स इश्यू करने के लिए होस्ट कोड लिखेंगे।